हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो ये है आपका साथियों नीतू सिंह बुक का आइडियम्स एंड फ्रेजेज का पेज नंबर 5। आज हम लोग कंप्लीट पेज नंबर 5 को कवर करेंगे, उसके इडियम्स को देखेंगे विद ट्रिक, है ना। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं शुरू। तो पिछले 4 पार्ट में हमने 4 पेज यानी लगभग 1 से 106 तक के इडियम्स और फ्रेजेज को कवर कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग 107 नंबर इडियम से कवर करेंगे। जो भी साथी, जो भी दोस्त अभी तक उन 4 वीडियो को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया इडियम्स और फ्रेजेज का, वहां पर जाएं और वहां पर जाकर सबसे पहले उन 4 वीडियो को देखें, तब यहां पर आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला आज के लेक्चर का जो सबसे पहला इडियम्स है वो है साथियों फैंकी प्राइस, ठीक है। देखिए ये आज का पहला इडियम्स है फैंकी प्राइस। समझते हैं फैंकी प्राइस का मतलब क्या होता है। तो फैंकी प्राइस का मतलब होता है कि एट एनी कॉस्ट, है ना। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी कीमत पर, ठीक है। एट डिमांडेड प्राइस इसको कह सकते हैं कि एट एनी कॉस्ट या फिर एट डिमांडेड प्राइस। अब समझते हैं फैंकी प्राइस को, है ना। देखिए प्राइस मतलब तो होता है कीमत, है ना। प्राइस मतलब क्या होता है कीमत, लेकिन उसके साथ फैंकी ऐड हो गया तो मतलब मुंह मांगी कीमत। तो इसको याद कैसे रखेंगे, फैंकी प्राइस, प्राइस मतलब कीमत, फैंकी प्राइस मतलब मुंह मांगी कीमत। होता है ना बहुत सारा ऐसा चीज जो आपको पसंद आ जाता है और आप बोलते हैं कि नहीं इसका जितना भी कीमत आप मांगोगे मैं दूंगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं मुंह मांगी कीमत। मतलब जितना सामने से डिमांड हो गया उतना मैंने दे दिया। क्लियर। तो ये ध्यान में रहेगा फैंकी प्राइस। फैंकी प्राइस मतलब क्या होता है, मुंह मांगी कीमत। चलिए अगला देखते हैं। अगला इडियम्स है वो है फीदर इन द कैप। अब देखिए फीदर इन द कैप मतलब होता है अच्छी उपलब्धि, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि एडिशनल सक्सेस। इसको याद कैसे रखेंगे वो समझिए। देखिए ये जो लिखा हुआ है फीदर इन द कैप, इसको आप याद कैसे रखेंगे। अब देखिए कैप मतलब क्या होता है, टोपी, है ना। तो कैप मतलब इस तरीके से समझिए कि आपके सर पर जो कैप है, ठीक है, उसमें एक और फीदर या फिर ऐसा समझिए कि फीचर ऐड करना, ठीक है। फीचर ऐड करना मतलब एक अच्छी उपलब्धि ऐड करना अपने में, तो उसी को हम लोग कहते हैं एडिशनल सक्सेस, ठीक है। कुछ और फीचर ऐड करना। ऐसे सुना होगा कि बहुत सारे विमान है, बहुत सारे लड़ाकू विमान है, उसमें ये फीचर है ना। तो वही उसी की बात हो रही है कि फीचर इन द कैप मतलब खुद के ऊपर, है ना। अपने कैप के ऊपर एक और फीचर ऐड करना, फीचर इन द कैप, अच्छी उपलब्धि, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं अच्छी उपलब्धि। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। और देखिए मैं हर सेशन में कहता हूं, इस सेशन में भी कह रहा हूं कि इडियम्स है, इडियम्स बहुत आसान होता है सिर्फ अगर अर्थ निकालना सीख गए, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं अगर उसका अर्थ निकालना सीख गए तो बहुत कम इडियम्स ऐसे हैं जो आपको परेशान करेंगे, ठीक है। और जो ऐसे इडियम्स जो आपको परेशान करेंगे वो मैं आपको टिक आउट करवाते चल रहा हूं, ठीक है। उसको आप टिक आउट करते चले अपने बुक में। चलिए अगला है फीदर वंस नेस्ट। अब देखिए फीदर वंस नेस्ट, वंस मतलब क्या होता है खुद का, है ना। और नेस्ट मतलब घोंसला। एकदम शुद्ध मतलब जा रहे हैं इसका हिंदी पर, है ना। वंस नेस्ट खुद का घोंसला। अब देखिए घोंसला तो नहीं, ये हम लोग पक्षी तो नहीं है ना, इंसान है। तो घोंसला से मतलब घर, है ना। घोंसला से रिलेट करिए घर को, मतलब खुद के घर में फीचर ऐड करना, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, है ना। मतलब खुद का ऐसा कह सकते हैं खुद का घर भरना, है ना। खुद का घर पैसों से भरना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना। क्लियर। मतलब साइड से कमाई करना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भविष्य के लिए जुगाड़ करना। यही आपका कहलाता है कि फीदर वंस नेस्ट, खुद के मतलब घर में खुद के नेस्ट को फीदर करना, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि टू इनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन, है ना। किसी के पद का लाभ उठाते हुए कमाई करना। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फाइट साई ऑफ। अगला क्या है साथियों, अगला है फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है टालना। इसको आप कह सकते हैं कि टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। इसका मतलब क्या होता है फाइट साई ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज को टाल देना, ठीक है। कोई चीज होने वाला था उसको आप अवॉइड कर दिए, ठीक है, टाल दिए, उसे ही हम लोग कहते हैं फाइट साई ऑफ। देखिए ये थोड़ा सा अजीब है, उल्टा है, ठीक है। तो इसको आप टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। ये ऐसा है कि इसका मतलब डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। टिक आउट, अंडरलाइन, जिस तरीके से आप मार्क कर रहे थे मार्किंग, उस तरीके से आप इसको मार्क कर लीजिए, ताकि जब इसका डबल रिवीजन करें तो इस पर आपका ज्यादा नजर जाए, ठीक है। इस पर ज्यादा हर बार नजर जाए। चलिए देखते हैं कि इसका फाइट साई ऑफ का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो ये जो लिखा हुआ इडियम्स, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है साथियों कि टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। इसे ही हम लोग कहते हैं टालना। तो ये फाइट साई ऑफ पूछा जाएगा, आपको बतलाना रहेगा ये। तो ये क्लियर। चलिए अगला इडियम्स है कि फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स।
देखिए ये बहुत ही शानदार इडियम्स है। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साथियों कि किसी की कोई अगर विषम परिस्थिति में है तो उसका लाभ उठाना, ठीक है, विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, यही इसका मतलब होता है। इसको आप कह सकते हैं कि फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स को कि टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। ऐसे समझिए इसको। देखिए याद कैसे रखेंगे इसका ट्रिक देखिए। देखिए फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब जो मछली है वो मुसीबत में है ना, पानी में मतलब ऐसे पानी में जहां पर वो नहीं रह सकता, तो उसका लाभ दूसरे लोग उठा लेते हैं ना, उसको पकड़ लेते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कि दूसरे है ना, कोई लोग मुसीबत में है और उसका फायदा उठा ले रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। याद रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका ट्रिक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए मछली को जब आप पानी से बाहर निकाल देंगे तब क्या होगा? तब वो बहुत कष्ट में होगा, है ना, तब वो बहुत मतलब छटपटाएगा, कष्ट में होगा, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। इसको आप कह सकते हैं कि कष्टप्रद अवस्था में, है ना, मतलब बहुत ही उसे तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है। इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में कि आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, मतलब जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप कंफर्टेबल रहते हैं, वहां से आपको हटा दिया जाए, है ना। अगर आपकी ही बात करें तो आपको उठाकर मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर डाल दिया जाए तो क्या होगा कि आप वहां पर रह नहीं पाएंगे, है ना, मतलब कष्टप्रद अवस्था में आप चले जाएंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर। क्लियर? चलिए अगला इडियम्स है, इडियम्स नंबर 113, वो है साथियों कि फ्लाई इन द ओइंटमेंट। देखिए ये बहुत ही अच्छा है ये। देखिए इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझेंगे। ये जो लिखा हुआ है फ्लाई इन द ओइंटमेंट, इसका मतलब होता है कि असुविधा में होना, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। देखिए समझिएगा इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको ये यही कह रहा है कि आप देखिए इंजॉय में, है ना, आप खुश हैं, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा अनप्लीजेंट चीज आ गया जो आपको क्या कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, आपको असुविधा में डाल रहा है, उसे ही हम लोग बोलेंगे फ्लाई इन द ओइंटमेंट। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले समझे ओइंटमेंट मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि अगर जैसे शरीर में कुछ कट गया, ठीक है, कहीं कटा हुआ है, तो उस पर मलहम लगाना, है ना, उस पर जो मलहम लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ओइंटमेंट। क्लियर? तो वही देखिए इसका मतलब वही निकल रहा है कि आपका शरीर कुछ कटा हुआ है, ठीक है, उस पर मलहम लगाओ तब भी आप उड़ रहे हैं। इसका डायरेक्ट ये ट्रिक है, ठीक है, इसको इससे रिलेट नहीं करेंगे, ये ट्रिक है इसका। तो देखिए मलहम आपका शरीर कटा हुआ है, उसमें मलहम लगाकर आप उड़ रहे हैं, तो आपको उड़ने में मजा तो आएगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन कटे होने के कारण आपको असुविधा भी होगी। तो इससे आप याद कर सकते हैं इसे, ठीक है, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्लियर साथियों? चलिए अगला जो आपका अगला इडियम्स है वो है फूल्स पैराडाइज। देखिए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है कि झूठी उम्मीद में खुश होना, है ना। कोई ऐसा होता है बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आपको झूठा उम्मीद दे दिया, क्लियर, उसी में आप खुश हो गए, तो उसे हम लोग बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस। ठीक है, देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, फूल्स मतलब क्या, मूर्ख, है ना। तो फूल्स का पैराडाइज मतलब कोई बहुत सारे मूर्ख लोग आपको मतलब उम्मीद दे दिया ना, झूठी उम्मीद दे दिया, आप उसी में क्या हो गए, खुश हो गए, तो उसे हम लोग बोलेंगे फूल्स पैराडाइज। ध्यान में रहेगा। क्लियर साथियों? इसका इंग्लिश क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस। ठीक है, देखिए मतलब फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस के लिए आप खुश हो गए, है ना, मतलब खुश नहीं होना चाहिए था, झूठी उम्मीद में आप खुश हो गए, कोई मतलब कुछ भी बोल दिया तो आप मतलब खुश हो गए, है ना, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे फुल्स पैराडाइज। क्लियर साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला आइडियम्स है वो है 40 विंग्स। अगला क्या है, अगला है 40 विंग्स। इसका मतलब होता है कि झपकी लेना, है ना, और नैप। बहुत ही शानदार है, इसको आप मतलब इसका कोई ट्रिक का जरूरत ही नहीं है, ये आपको बहुत मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लेंगे इसको। ठीक है, 40 विंग्स मतलब क्या होता है, झपकी, है ना। बहुत बार होता है कि आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, फिर रात की नींद पूरी नहीं होती, तो दिन को कहीं भी बैठते हैं ना, तो 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपकी आंखें बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं झपकी लेना, है ना। इसको आप इंग्लिश में ए नैप भी बोल सकते हैं। तो फिर से रिपीट करेंगे, 40 विंग्स। 40 विंग्स मतलब क्या होता है, झपकी लेना। इसको आप कह सकते हैं ए नैप। बात क्लियर हो गई होगी? चलिए अगर चाहे तो इसको टिक आउट कर सकते हैं, अगर ये आपका मतलब अगर आपको लगता है कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो टिक आउट करते चलें। ठीक है, चलिए अगला है इडियम्स नंबर 116, वो है फ्रेंच लीव। समझते हैं फ्रेंच लीव मतलब क्या होता है। तो फ्रेंच लीव मतलब होता है कि बिना सूचना के अनुपस्थित होना, मतलब बिना किसी को सूचना दिए हुए, बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए आप अब्सेंट हो गए। क्लियर? तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्रेंच लीव। ठीक है, अब समझते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे। अब देखिए लीव मतलब क्या होता है, छोड़ देना, है ना। ऐसे समझिए कि आप कंपनी में हैं,
कंपनी को छोड़ दिए, लीव करके। अब फ्रेंच लीव, तो ऐसे याद रखेंगे फ्रेंच के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो फ्रेंच लोग होते हैं वो बिना सूचना के कहीं भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंच लीव मतलब जो फ्रेंच के लोग होते हैं वो बिना सूचना के कहीं चले जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। इंग्लिश में देखिए कैसे याद रखेंगे कि अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया, ध्यान में रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फ्रेंच लीव मतलब क्या हुआ कि बिना सूचना के अनुपस्थित होना, यानी बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए अब्सेंट हो जाना। अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन। चलिए अगला है आपका फ्रिंज बेनिफिट्स। अगला क्या है साथियों? अगला है फ्रिंज बेनिफिट्स। इसका मतलब होता है कि वेतन के अलावे मिलने वाला धन, ठीक है। वेतन के अलावे मिलने वाला धन, या ऐसा कह सकते हैं कि वेतन के अलावे मिलने वाला लाभ जो होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। अब देखिए इसका ट्रिक देखते हैं कैसे इसको याद रखेंगे। अब देखिए बेनिफिट मतलब क्या होता है? लाभ, ठीक है। तो लाभ तो मिल रहा है, बेनिफिट मतलब लाभ। लेकिन फ्रिंज बेनिफिट, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब कि साइड से मिलने वाला लाभ, ठीक है। मतलब वेतन तो आपको मिल ही रहा है लेकिन साइड से भी आप कुछ कमा ले रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स। क्लियर साथियों? आइए देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। इसका इंग्लिश मीनिंग है कि एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, है ना। सैलरी से इसका कोई लेना देना नहीं, सैलरी आपको अलग से मिलेगा और आप अलग से भी कुछ लाभ कमा ले रहे हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिंज बेनिफिट्स। क्लियर? ध्यान में रहेगा। चलिए अगला है फ्रॉम हैंड टू माउथ। अगला क्या है? अगला है फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है कि सिर्फ गुजारा भर। अब आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। ये जो आपका इडियम्स इसका ट्रिक देखते हैं। तो ये जो लिखा हुआ फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसको आप ऐसे रिलेट करिए कि आपने कुछ कमाया तो हाथ में आपके रुपए आए, है ना, हाथ में आपके पैसे आए, तो उस पैसे खर्च करके, है ना, पैसे खर्च करके इतना ही पैसा आपके पास था कि पैसे को आप ऐसा समझिए कि हाथ से मुंह तक गया ना, हाथ से पैसे खर्च किए और उससे कुछ खाने का सामान खरीदा और उसे खा लिए। तो इस तरीके से आप याद करिए कि हैंड्स, है ना, हाथ में पैसा आया, हाथ से खर्च किए और उससे जो मिला उसको आप खा लिए। तो हैंड टू माउथ, है ना, बस उतना ही है, मतलब सिर्फ गुजारा भर, इतना ही आपको मिल रहा है जिससे आपका सिर्फ गुजारा हो जा रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। क्लियर? तो देखिए वही लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल्स। क्लियर? मतलब इतना ही आपको मिल रहा है जितना से सिर्फ गुजारा हो पा रहा है, सिर्फ गुजारा भर। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला है गैला डे, ठीक है। इसका मतलब होता है आनंदोत्सव का दिन, मतलब ऐसा दिन जब आप लोग आनंद मनाते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन में होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं गैला डे, ठीक है। ये आपका इडियम्स है, ठीक है, बहुत बार यूज होता है गैला डे। देखिए इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं। देखिए डे मतलब दिन, गैला को आप रिलेट कर लिए आनंद से, ना, ऐसा दिन जब आप सेलिब्रेट करते हैं ना, सेलिब्रेशन वाला डे, या फिर आनंद, है ना, ऐसा दिन जब आप आनंद मनाते हैं, आनंदोत्सव का दिन। क्लियर? तो वही लिखा हुआ कि सेलिब्रेशन डे। ध्यान में रहेगा। ये तो बहुत आसान था, चाहे तो टिक आउट कर लीजिए याद। ये तो देखिए ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे इडियम्स होते हैं, जब आप इसको 10 से 12 बार रीड कर लेते हैं तो ये आपके दिमाग में बैठ जाता है ना, इसके बाद आप भूल नहीं पाते हैं इसे। चलिए अगला है गेट अवे विद। देखिए अगला इडियम्स है गेट अवे विद। समझते हैं गेट अवे विद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एस्केप, ठीक है, बच के निकल जाना, ठीक है। गेट अवे विद मतलब क्या होता है कि बच के निकल जाना, टू एस्केप, ठीक है। तो ध्यान में रहेगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए इसको आप याद रखिएगा, गेट अवे, है ना, बच के निकल जा रहा है, भाग जा रहा है, ऐसा समझिए, बच के निकल जा रहा है, भाग जा रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं गेट अवे विद, ठीक है। एस्केप कर जा रहा है, ठीक है, हम पकड़ना चाह रहे थे लेकिन वो एस्केप कर गया, बच के निकल गया, वही आपका गेट अवे विद कहलाता है। ध्यान में रहेगा। चलिए अगला है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब होता है कि काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। क्लियर? जैसे बहुत बार होता है कि किसी काम को आप सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है, फिर कुछ समय बाद रियलाइज होता है कि हमें उस काम को सीरियसली करना चाहिए, ठीक है, गंभीरता पूर्वक करना चाहिए, तो आप फिर से शुरू करते हैं वर्क को, है ना। या फिर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी ये लागू होता है। बहुत बार होता है कि एक एक हफ्ते छूट जाता है पढ़ाई, है ना, एक एक हफ्ते छूट जाती है, तो बहुत चीजें जो पढ़े होते हैं वो भी भूल जाते हैं, तो उसके बाद फिर एकदम फ्रेश माइंड से फिर से शुरू करना पड़ता है आपको। देखिए वही आपका काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना है। इसको आप कह सकते हैं कि टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। ये आपका क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है गेट डाउन टू। ध्यान में रहेगा। एक बात और साथियों की, देखिए हमारे हिसाब से जो इजी है उसको मैं टिक आउट नहीं करवा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इडियम्स आपको याद नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तो उसको आप टिक आउट करते चले, ठीक है। चलिए अगला गेट इनटू अ सूप। गेट इनटू अ सूप का मतलब होता है कि झंझट में पड़ना। इसको आप कह सकते हैं कि गेट इनटू ट्रबल, ठीक है। ऐसे समझिए कि गेट इनटू अ सूप, है ना, सूप में होना मतलब झंझट में पड़ना, ठीक है, मतलब किसी मुसीबत में होना, उसे ही हम लोग कहते हैं गेट इनटू अ सूप। ध्यान में रहेगा।
फिर से रिपीट करते हैं, गेट इनटू अ सूप मतलब क्या होता है, झंझट में पड़ना यानी ट्रबल में होना, मुसीबत में होना। चलिए आगे देखते हैं अगला गेट इनटू हॉट वाटर। अगला क्या है, अगला गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब होता है कि समस्या में फंसना। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है समस्या में फंसना, और इसका भी इंग्लिश मीनिंग सेम ही होता है, गेट इनटू ट्रबल। अब तो देखिए यहां पर मैं एक बात बोलूंगा कि ये जो दोनों गेट इनटू ट्रबल, दोनों को एक साथ याद करिए, क्लियर, दोनों को आप एक साथ याद करिए। और दोनों का देखिए, दोनों का दिया हुआ पहला था गेट इनटू अ सूप, दूसरा गेट इनटू हॉट वाटर। अब देखिए सूप मतलब ही तो वही होता है, हॉट वाटर, क्लियर। अब देखिए सूप किसका बनता है, गर्म पानी का ही तो सूप बनता है, उसमें कुछ अलग मसाले डाले जाते हैं, वो अलग बात है, अलग चीजें डाली जाती है, वो अलग बात है। लेकिन सूप को भी आप गर्म पानी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना है आपको, ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, कि बहुत बार होता है कि आपके एग्जाम में सूप देता है, ठीक है, और बहुत बार सूप के जगह पर हॉट वाटर देता है। तो ध्यान रखना, अगर सूप दे या फिर हॉट वाटर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम इसका जो अर्थ होता है वो वही होता है, झंझट में पड़ना, समस्या में फंसना, है ना, गेट इनटू ट्रबल। तो दोनों इडियम्स को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों गेट ऑफ स्कॉट फ्री। अगला इडियम्स क्या है कि गेट ऑफ स्कॉट फ्री, इसका मतलब होता है कि अदंडित निकल जाना। देखिए बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखा हुआ, मैं इसका मतलब समझाता हूं। ये जो लिखा हुआ गेट ऑफ स्कॉट फ्री, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, क्लियर। मतलब कोई दोषी था, है ना, किसी को दंड मिलना था, किसी को पनिशमेंट मिलना था, लेकिन बिना पनिशमेंट मिले हुए वो क्या हुआ, बच के निकल गया। तो उसे हम लोग बोलते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ठीक है। वहां से उससे बच के निकल गया, बिना सजा भुगते वो बच के निकल गया, उसे हम लोग बोलेंगे गेट ऑफ स्कॉट फ्री। ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गेट ऑन वंस नर्व्स। इसका मतलब क्या हुआ, तंग करना, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं टू इरिटेट और एनॉय। ये जो लिखा हुआ गेट ऑन वंस नर्व, इसका मतलब क्या होता है कि किसी को तंग करना, यानी टू इरिटेट और एनॉय, है ना, किसी को इरिटेट करना, किसी को मतलब तंग करना, वही आपका कहलाता है गेट ऑन वंस नर्व्स। ध्यान में रहेगा, इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए टिक आउट कर लीजिएगा। और समय समय पर कोशिश करिएगा कि इस पर नजर जाता रहे, ठीक है, ताकि ये याद हो पाए। गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब क्या होता है, तंग करना, किसी को इरिटेट करना, ठीक है, एनॉय करना, वही आपका कहलाता है गेट ऑन वंस नर्व्स। चलिए अगला जो है इडियम्स आपका वो है गिबल गैबल। ये तो बहुत ही फेमस इडियम्स है, ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अब सुनेंगे ना, आपके एग्जाम में ये आता है। गिबल गैबल मतलब क्या होता है, गिबल गैबल मतलब होता है मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, है ना, फुल स्टॉप। बहुत बार होता है ना कि जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो मतलब बेकार की बातें करते हैं ना, मतलब ऐसी बातें जिसका कोई मतलब नहीं होता, मूर्खतापूर्ण बातें, है ना, फुल्ली स्टॉप कह सकते हैं उसको। तो वही आपका कहलाता है गिबल गैबल, ठीक है। उसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, गिबल गैबल, ठीक है। तो अगली बार जब दोस्त के साथ बैठे तो वहां उसको सबसे पहले बता दीजिएगा कि चलो अब गिबल गैबल करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फुल स्टॉक, है ना, मूर्खतापूर्ण बातें, ऐसी बातें जिसका कोई मतलब नहीं निकलता हो। ध्यान में रहेगा। अगला इडियम से साथियों कि गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति, ठीक है। देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे समझिएगा, गिफ्ट ऑफ द गैप, इसको आप याद रखिएगा कि मतलब भगवान का दिया हुआ गिफ्ट। ऐसे याद रखिए कि आपके अंदर एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट क्या है, वो एक मतलब ऐसा समझिए एक टैलेंट है, एक गिफ्ट है कि आप लगातार धारा प्रवाह बोल सकते हैं ना, बिना रुके, लगातार मतलब कंटिन्यूअस बोलते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। इंग्लिश में बात करें तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग, है ना, बोलने की कला, ठीक है, बोलने का जो टैलेंट होता है, तो उसी को आप याद रख सकते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। भगवान का दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है ना, भगवान का दिया हुआ बोलने वाला गिफ्ट, ऐसे आप इसको रिलेट करके निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए अगला है साथियों गिव अ पीस ऑफ माइंड, ठीक है। अगला इडियम्स क्या है, अगला इडियम्स है गिव अ पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है किसी को डांटना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टू रिब्यूक और स्कॉल्ड। समझिएगा इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब इसको एकदम ये इसका ट्रिक है, इसको रिलेट मत करिएगा। देखिए ये जो लिखा हुआ गिव अ पीस ऑफ माइंड, इसको ऐसे याद रखें कि माइंड का एक टुकड़ा किसी को दे देना, ठीक है। अब देखिए माइंड का एक टुकड़ा किसी को देना, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप मतलब अपना मतलब ऐसे समझिए कि अपना भड़ास दूसरा पर निकाल रहे हैं, ठीक है। किसी को डांट रहे हैं, किसी को रिब्यूक कर रहे हैं, किसी को स्कॉल्ड कर रहे हैं, तो इससे आपको रिलेट करना है, ठीक है। देखिए ट्रिक होता है, मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्ट किसी का ट्रिक होता है, निमोनिक्स होता है, उसको आप रिलेट करना पड़ता है ट्रिक को। तो गिव अ पीस ऑफ माइंड ऐसे समझिए कि हम अपने माइंड का एक पीस किसी को दे रहे हैं, मतलब किसी को डांट रहे हैं ना, किसी को रिब्यूक कर रहे हैं, स्कॉल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं।
चलिए अगला है इडियम्स नंबर 129, वो है गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मतलब होता है साथियों कि कोई भी खतरा मोल लेना, यानी टू ब्रेव एनी डेंजर, है ना, किसी भी खतरा को लेना। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक देखिए, ठीक है। देखिए गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब आप जा रहे हैं आग और पानी से होते हुए। इसको ऐसे याद रखें कि आप आग और पानी से होते हुए जा रहे हैं। अब देखिए आप आग और पानी से होते हुए जा रहे हैं मतलब आप कोई खतरा उठा रहे हैं ना, आप खतरा मोल ले रहे हैं। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि टू ब्रेव एनी डेंजर, है ना, किसी भी खतरे की चीज को आप बहादुरी पूर्वक सामना कर रहे हैं, कोई भी खतरा आप मोल ले रहे हैं, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे गो थ्रू फायर एंड वाटर। ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स मतलब क्या हुआ, व्यर्थ होना, बर्बाद हो जाना, है ना, उसे हम लोग बोलेंगे गो टू डॉग्स। अब देखिए आपके घर में कोई सामान बर्बाद हो जाता है तो वो कहां जाता है ना, तो आपकी माँ है ना क्या करती है कि उस सामान को मतलब कुत्तों को दे देती है। तो आप यहां से आप रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि गो टू डॉग्स मतलब कुत्तों के पास जाना, क्या जाना, तो ऐसा सामान जो बर्बाद हो जाता है उसे हम लोग कुत्तों को दे देते हैं, व्यर्थ होना, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, गो टू डॉग्स मतलब क्या हुआ, व्यर्थ होना। अगर इंग्लिश में बात करें तो टू डिटरिएट या फिर डीजेनरेट। क्लियर। चलिए अगला इडियम नंबर 131, वो है गो टू रैक एंड रूइन। देखिए गो टू रैक एंड रूइन का मतलब होता है कि विनाश होना, यानी टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड, है ना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाना, उसे ही हम लोग बोलते हैं गो टू रैक एंड रूइन। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, अजीब है, इसका अर्थ आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको टिक आउट कर लीजिएगा और समय समय पर इसको रिवीजन करना होगा आपको, ठीक है। इसको टिक आउट कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। गो टू रैक एंड रूइन, ठीक है, रैक एंड रूइन में जाना मतलब विनाश हो जाना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना, डिके हो जाना, उसे ही हम लोग बोलते हैं गो टू रैक एंड रूइन। टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड, वही जगह क्या कहलाता है साथियों, गो टू रैक एंड रूइन। ध्यान में रहेगा। चलिए आपका जो अगला इडियम्स है, जो आपके इस पेज का आखिरी इडियम्स भी है, वो आपका गुड सैमरिटन। इसका मतलब होता है कि दयालु व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, ठीक है, दूसरों के साथ सहानुभूति व्यक्त करता है, उसे हम लोग बोलते हैं दयालु व्यक्ति। क्लियर। आइए देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है कि अ पर्सन हु हेल्प्स एंड, ठीक है, हु हेल्प्स एंड टेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस। ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है और दूसरे के साथ सहानुभूति बांटता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दयालु व्यक्ति। ध्यान में रहेगा। फिर से रिपीट करते हैं, गुड सैमरिटन मतलब क्या होता है, दयालु व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के प्रति दयालु होता है, ठीक है, दूसरों को मदद करता है, दूसरों के साथ सहानुभूति बांटता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम गुड सैमरिटन बोलेंगे, ठीक है। इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा ही था, टिक आउट या अंडरलाइन, जो जैसा आप मार्किंग का यूज कर रहे हैं, जिस मार्किंग का यूज कर रहे हैं वैसे आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लियर। आपका ये जो पेज था इसको मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीटली करा दिया है, ठीक है। तो अगले पार्ट में आएंगे साथियों, तो इसके बाद गुड सैमरिटन के बाद वाले इडियम्स से हम लोग शुरू करेंगे और फिर अगला पेज कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।